नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। पीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, इंक्लूडिंग अगर एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस के एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उसमें लूसेंट से मैक्सिमम एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपको ये सेशन ज़रूर काम में आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना। ओके, आज के सेक्शन में 125 करीब में क्वेश्चन होंगे। रसायन विज्ञान से हमने शुरू किया है, पहला वीडियो ही है ये लूसेंट का। पहले रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायो को कंप्लीट करेंगे, सबसे अंत में फिजिक्स को कंप्लीट करूंगा मैं। ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक करना हर क्वेश्चन को। बीपीएससी में इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन करीब में आए थे, 30-32 क्वेश्चन साइंस के सारे कॉपी पेस्ट थे लूसेंट से, एक एक ऑप्शन तक पेस्ट था। इसलिए ध्यानपूर्वक करना अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो और 60वीं बीपीएससी आ रही है उसकी भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और ये पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। अगला है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा को जब हम मिलाते हैं उससे पूछ रहा है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा यौगिक का निर्माण होता है उससे, यौगिक का। अगला है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रण बनता है उससे। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे एयर जो है, एयर ये क्या है? ये एक मिश्रण है। ओके, और निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं वो? चौथे का आंसर हो जाएगा वे उपधातु कहलाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? लेड। ओके, अगला निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक जो होती है वो धातु के समान होती है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन, इन दोनों में ही चमक पाई जाती है धातुओं के समान ही। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उपधातु है? तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और जस्ता उपधातु पूछा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा जर्मेनियम जो होता है ये इसको उपधातु कहा जाता है। निम्न से कौन सा तत्व एक उपधातु है? टिन, बिस्मथ, फॉस्फेरस और सिलिकॉन। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर आता है। ओके, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इनका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जल एक यौगिक है क्योंकि जल को एक यौगिक क्यों माना जाता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। ओके, पदार्थ हैं और तत्व हैं, इनको मैच करना है। हीरा क्या होता है? ये कार्बन का ही अपरूप होता है। संगमरमर में क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम हो जाएगा। रेत बालू में सिलिकॉन होता है। माणिक्य में एल्यूमिनियम का होता है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 किस में है? ए का 4 बी का 1 होगा, तो ये बी ऑप्शन में है। ओके, सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो मिट्टी का तेल होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तीनों अवस्था जो होती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में ये पाया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ये होता है H2O। जल जो होता है ठोस के रूप में बर्फ़ में मिलता है आपको। ओके, सॉलिड के रूप में बर्फ़ में मिलता है आपको, लिक्विड के रूप में वाटर होता है, और जल वाष्प जो होता है ये गैस के रूप में होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक, तो वायु एक यौगिक होता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा वायु एक मिश्रण होता है, यौगिक नहीं, मिश्रण होता है। अभी मैंने बताया था मिश्रण होता है और निश्चित अनुपात में सारे मिले हुए होते हैं, इसलिए इसको मिश्रण कहा जाता है। निम्न से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए, वायु, क्योंकि एक मिक्सचर होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो एक होता है ठोस,
द्रव और गैस, ये तो 3 अवस्था होती है। प्लाज्मा जो होती है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ओके, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत और हीरा। तो यौगिक कौन सा चीज़ है इसमें से? 16 का आंसर हो जाएगा सी, रेत जो होता है ये एक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, ये भी एक यौगिक होता है। निम्न से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात, इनमें से कौन सा एक है जो मिश्रण नहीं होता है? 18 का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का ही अपरूप होता है, कार्बन का। बारूद होता है, क्या होता है? इसी तरह से सीधा सीधा पूछा, ये एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी एक बार पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। बारूद होता है क्या? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक मिश्रण होता है, मिक्सचर। ये एलिमेंट होता है और यौगिक कंपाउंड होते हैं। कोल है एक, तो कोल क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए, तत्व होते हैं। डायमंड क्या होते हैं? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड जो होते हैं वो तत्व ही होते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था कि हर पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण को मिलाकर बनते हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कनाद ने कहा था। कनाद ऋषि जो हैं सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो पहला लाइन इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। ओके, निम्न में से यौगिक कौन सा है? यौगिक पूछ रहा है कौन सा है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया एक यौगिक होता है। निम्न से कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा, इनमें से कौन सा एक तत्व होता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? हीरा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बार बार रिपीट हो रहा है, ऊपर भी किया था हमने, ये एक मिक्सचर होता है वायु। बार बार पूछता है एक ही तरह के क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। निम्न से रासायनिक यौगिक कौन सा है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक यौगिक जो है इनमें से अमोनिया है, सी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, निम्न से मिश्रण कौन से होते हैं? 27 का आंसर हो जाएगा बी, इस्पात एक मिश्रण होता है। स्टील। शुद्ध तत्व कौन से होते हैं? कांच, सीमेंट, सोडियम और बालू। शुद्ध इसमें से तत्व कौन सा है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम जो है ये शुद्ध तत्व होता है। निम्न से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टीन। टीन एक मिश्रण नहीं है, ये एक तत्व होता है, एलिमेंट। निम्न से कौन एक यौगिक है? कंपाउंड कौन सा है एक? ओजोन, पारा, वायु, अमोनिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अमोनिया हो जाएगा। वायु क्या है? ये एक मिक्सचर है। पारा और जो होता है ये क्या होता है? एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। ओजोन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। ओके, अब अगले पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला टॉपिक क्या है? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इससे। एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे, इसमें करीब में 95 करीब में क्वेश्चन आएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था? पहले का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले डाल्टन ने ये लॉ दिया था। डाल्टन का नियम आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि परमाणु जो होता है ये अभाज्य होता है। इस नियम को बाद में खारिज कर दिया गया था, इस नियम को गलत साबित किया गया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? दूसरे का आंसर हो जाएगा, डाल्टन नहीं दिया था सबसे पहले। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोर और रदरफोर्ड ने। बोर का मॉडल भी आप पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का भी मॉडल पढ़ते हैं। ओके, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये खोजा था रदरफोर्ड ने। आप इसका उपयोग आपने इसका प्रयोग पढ़ा होगा। एक छोटी सी गोल्डन की पतली लेकर, पत्ती से परत लेकर, उस पर इसने अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की थी। तो सारे जो अल्फा के किरण थे वो पास हो गए थे, एक अल्फा का किरण था जो वापस आ गया था। तो इसने क्या बोला था कि जो परमाणु होता है उसके बीच में कोई ऐसा चीज़ है जो अल्फा कण को वापस भेज रही है। तो यही नाभिक की खोज की थी किसने? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो छठे का आंसर हो जाएगा, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। गोल्डन फॉयल से किसने प्रकीर्णन का अध्ययन करके
किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? 7 का आंसर हो जाएगा अल्फा कण की बम्बार्डिंग की थी गोल्डन पलट पर। अभी मैंने बताया कि सोने की एक छोटी पतली सी उसने धातु ली और उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की थी। अल्फा कण जहाँ से वापस आ गए थे वहीं पर उसने नाभिक को खोजा था। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया था कि परमाणु में क्या होता है। 8 का आंसर हो जाएगा परमाणु में नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। सबका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? 10वें का आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को प्रसिद्ध किया था। किसी पतली स्वर्ण पर्णिक पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। धनावेशित नाभिक का क्या चार्ज होता है? टोटल चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है टोटल। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो उसका क्या परिणाम निकला था? तो 12 का आंसर हो जाएगा अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना प्रक्षेपण के पार करके चले गए थे। मात्र 1 या 2 किरण थे अल्फा के जो वापस आ गए थे। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने? तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा? ये खोजा था रदरफोर्ड ने ही। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? 14 का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बीपीएससी में इसी को इस बार थोड़ा सा छोटा करके पूछा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका आंसर था। आपको ध्यान होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और घटना चक्र जो साइंस की एमसीक्यू की बुक आती है उसको भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। घटना चक्र और लूसेंट जो होते हैं ये किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं स्टेट लेवल का पीसीएस वगैरह तो उसको ज़रूर करके जाइए। घटना चक्र की खासियत क्या होती है? उसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में फिर से पूछा था, यही क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। निम्न से कौन एक अस्थायी कण है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है ये एक अस्थायी कण होता है। 18 निम्न से कौन एक आवेश रहित कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है? 18 का आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। निम्न से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक अगर हमें निकालना है तो हम किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? 19 का आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या से ही तो परमाणु क्रमांक की संख्या पता चलती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ए हो जाएगा 19 का। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज होता है प्लस या माइनस, उसका किसने सबसे पहले निर्धारण किया था? 21 का आंसर हो जाएगा मिलिकन ने ये चीज़ को सबसे पहले निर्धारण किया था, मिलिकन। 21 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन से चार्ज होते हैं? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 23 का आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने खोजा था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 24 का आंसर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 सी जो होता है यही आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। 25 से निम्न से किन कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सदा धनात्मक रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? 27 का आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अल्फा कण पर जितना आवेश होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होते हैं प्रोटॉनों की संख्या। अगला है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था?
30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, चैडविक ने पता लगाया था न्यूट्रॉन का। निम्न से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिथियम के नाभिक में जो न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, कहीं पर किसी के आंसर में अगर आपको मिस्टेक दिखे या मैं अगर कोई मिस्टेक करता हूं तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सही करके आपको कमेंट कर दूंगा। ओके, होता है जब आप 100, 150, 200 क्वेश्चन को लगातार पढ़ते हैं मोबाइल पर देखकर, तो होता है कि कई जगह मिस्टेक हो सकते हैं। ओके, तो या कहीं पर कोई आंसर में अगर लूज एंड के मिस्टेक हो तो भी आप मुझे बताइएगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता पूछ रहा है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल किसका एंटी पार्टिकल होता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड भी है तो भी आपको जो वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जो आप पहली बार सुनोगे। ये मेरे साथ भी होता है, तो सबके साथ होता है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो भी इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं पढ़ते हैं 11th 12th में, है ना, या बीएससी में। तो इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए। साइंस के स्टूडेंट होके भी कई लोग कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, एग्ज़ाम देने गलत कराते हैं, तो इसलिए ज़रूर करके जाना किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। और वीडियो को शेयर करना। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोस। ओके, किस न्यूक्लियर और विशिष्ट मूल कण कौन सा है वो? तो बोसोन्स का जो नाम आप सुनते हैं, बोसोन्स। ओके, और एक और है, एक और कण है जो बोसोन्स के नाम पर ही है, बोस कंडेंसेट आयन करके है, जो 5वां अवस्था होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो पदार्थ का 5वां अवस्था माना जाता है ना, वो भी भारतीय वैज्ञानिक के नाम उसमें भी जुड़ा हुआ है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा होता है? तो ये न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो। इसमें ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना ही कोई चार्ज होता है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है, बांधे रखने का कार्य करता है, कौन सा कण होता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेसॉन कहलाता है वो। मेसॉन न्यूक्लियॉन को बांध के रखता है। इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो दिक्कत होगी आपको। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके खोजकर्ता हैं पाउली। पाउली महोदय ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? युकाव। निम्न से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आसान क्वेश्चन है। फोटोन जो होता है ये परमाणु का भाग नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहा जाता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ओके, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो परमाणु भार का पूरे वर्ल्ड में रखा गया है वो कार्बन 12 को रखा गया है। क्यों रखा जाता है? कोई भी परमाणु हल्का है तो किसके तुलना में हल्का है? तो हम बोलेंगे कार्बन 12 की तुलना में हल्का है। कोई परमाणु अगर भारी है तो किसके तुलना में भारी है? तो कार्बन 12 C12 की तुलना में भारी है। इसीलिए कार्बन 12 को क्या रखा गया है? यूनिवर्सल मानक के तौर पर रखा गया है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस चीज़ पर? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा पाउली से संबंधित है ये। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, चक्रण से संबंधित है ये। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वो कौन सा होता है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है वो। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है?
तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है आणविक कक्षा जो होता है उसका अभिन्यास। 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, विपरीत चक्रण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तब एक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक पर समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है इस सिद्धांत को, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हुंड का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, मतलब तब तक बंध नहीं बनाते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है, हुंड का नियम कहते हैं इसको। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। ये क्या कहा जाता है, इसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो जब वो चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पर लोकेशन बता पाना मुश्किल होता है। जब तक आप उसका लोकेशन देखेंगे तब तक वो अपना पोजीशन और जो उसका स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या बोला है मैंने, स्थिति और वेग का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये किसका प्रिंसिपल है, तो अभी मैंने बताया। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ही है, ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहा जाता है इसको। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस चीज़ पर। 54 का आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, इसी पर उसका केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी से उसका क्या करते हैं वो, इसी से वो किसी चीज़ से बॉन्ड बनाएगा या किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी रिएक्शन में शामिल होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 55 का आंसर ए हो जाएगा। निम्न युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो 56 का आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं ये प्रतिकण युग्म होते हैं। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 57 का आंसर हो जाएगा m-z कर देंगे हम। ओके। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, Z ही होगा। परमाणुविक संख्या Z है एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ Z के बराबर ही होंगे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, बस बात खत्म। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितना होगा, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा डी, 19 हो जाएगा। ओके, 10 और 9 19। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा 39। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 ही होगा। आर 226 और 88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 138 और 88 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 6 प्रोटॉन होते हैं। ये सब तो आसान आसान न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक वाले न्यूमेरिकल हैं। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी 3 होगी। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, कितने होते हैं, तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, 18 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है कि एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा ए, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा डी, 11 12 और 11 होंगे।
किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 17 होंगे। के 40 और 19 दिया हुआ है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 19। यूरेनियम 235 और 92 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 72 का आंसर हो जाएगा ए 92 होगी। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 146 होगा। 238 में से 92 को जब आप घटाएंगे तो 146 ही आएगा। सोडियम परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 2 ही होगी। जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। निम्न से 20 इलेक्ट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्गन 38 और 18। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 2882। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, SPDF अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वो अलग अलग जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके हिसाब से स्थापित किए जाते हैं। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं। PCS में कम पूछे जाते हैं, बाकी SSC इन सब में पूछे जाते हैं। निम्न से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 2, 8 और 7 है। निम्न से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? SPDF 4-5 होते हैं। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 1s2, 2s2, 2p6, 2d10, 3s2 ये संभव नहीं है इसके अनुसार। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अंत में, ये सब जो क्वेश्चन है ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में इसके आगे का मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, और फिर फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बायो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहले बायो को करेंगे फिर फिजिक्स को करेंगे। जैसा भी लगा हो, यूज़फुल होता है ये लेक्चर तो बताना आप कमेंट करके, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ल्यूसेंट को शुरू कर रहा हूँ। मुझे इसको कंप्लीट करवाना है चैनल पर पूरा का पूरा। आप लोग थोड़ा सा सहयोग ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।